जी, जयचंद मीडिया जी ने हमारे समक्ष कुछ बातें रखी है। तो मोटा मोटा ऐसा समझ लिया जाए कि ईडब्ल्यूएस में बहुत सारी विसंगतियां हैं, तो उसी को उन्होंने उल्लेख किया है। तो उन्हीं की बातों को समराइज कर दिया जाए तो उन्होंने जैसे कहा था कि 5 एकड़ जो भूमि की शर्त है, तो हुआ क्या था कि नीति आयोग ने 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण हमें पूरे श्रवण समाज को मिला है। तो उसी समय नीति आयोग ने गठन किया था कि कैसे एक 77वां कमेटी में गठन किया था कि उन्होंने देखने के लिए कैसे किसान की आय दुगनी की जा सके। तो उस कमेटी में डॉक्टर अशोक जी के नेतृत्व में उस कमेटी ने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के आधार में ये चीजें निकली कि 5 एकड़ की भूमि से साल भर में किसान की आय होती है 2 लाख के लगभग। तो इनकी शर्त क्या है कि या तो आपका 8 लाख सालाना ना हो या 5 एकड़ की भूमि ना हो। तो ये दोनों चीजें विरोधाभास कर रही है। अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि एक किसान के पास 5 एकड़ की भूमि है तो वो एलिजिबल नहीं है, तो 5 एकड़ की भूमि से ये भी तो देखा जाए कि वो कितना कमा पा रहा है। वो मात्र 2 लाख रुपए सालाना कमा रहा है और उसको इस आधार पे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से उसके बालकों को और उसके परिवार को हटा दिया जा रहा है क्योंकि वो 5 एकड़ खेत का मालिक है। उसके अलावा दूसरी एक इसमें विसंगति ये पाई जाती है कि आयु सीमा की, जैसे और भी जितने भी प्रकार के आरक्षण मिल रहे हैं उन सब में आयु सीमा की छूट दी जाती है, जबकि ईडब्ल्यूएस में इस प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है। तो एक चीज तो ये है। तीसरा फिर मकान की शर्त है। तो आप सब लोगों में से जो भी ग्रामीण परिवेश से आता होगा तो इस बात को भली भांति जानता होगा कि ग्रामीण परिवेश में मकान खाली रहने का साधन नहीं होता है। उसमें आपके घर में पले हुए गाय गोरू हैं तो वो भी रखाते हैं, वो भंडारण कक्ष भी रहता है। मतलब जैसे आपके घर में अनाज उग रहा है और बाकी चीजें उग रहा है तो स्टोरेज हाउस भी रहता है। तो मूल रूप से वो घर बड़ा हो जाता है। तो जो वर्ग फीट की उन्होंने शर्त दी है तो उससे बड़ा निकल जाता है। तो ये एक तरीके से जो ये नया परिवार का कॉन्सेप्ट है कि मतलब मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं, उसको बढ़ावा देने की और ये ईडब्ल्यूएस की शर्त उन सब चीजों को ले जा रही है। और बाकी दूसरा उसमें है जो जयचंद मीडिया भाई ने बात रखी थी कि आय के स्रोत का आकलन, जैसे कि ओबीसी हो गया या अन्य आरक्षण में तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ओबीसी में जो बाकी हमारे बीच ठाकुर अजीत सिंह जी आए हैं जो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में है, हम सभी से विनम्र निवेदन करेंगे कि सभी लोग आपको फॉलो कर लें और सभी लोग जो लोग स्पीकर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से निवेदन है कि थोड़ा सब्र बरतेंगे, सबको मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। अब हमारे बीच में ठाकुर अजीत सिंह जी अपनी बात रखेंगे। सभी लोगों को और मुझे बोलने का मौका ठाकुर फोर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी से आने वाले जितने भी समाज के भाई जुड़े हैं सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। अभी जैसे सारे मुद्दे तो आपने बता ही दिए, अब इसमें जो जमीन का मुद्दा है उस जमीन के मुद्दे को मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि जो जमीन का इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि 5 एकड़ जो जमीन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए तभी आप उसका सर्टिफिकेट बन सकता है। अब इसमें आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं स्वर्ण समाज में आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी विरासत में मिली बहुत सारी जमीनें होती हैं जो खरीदी ना हो, परिवार से मिली हो, और ऐसी जमीनों का सरकार ने बिना आंकलन करे हुए 5 एकड़ का मतलब ये हो गया कि आर्थिक रूप से आरक्षण है। तो ये भी उसमें देखा जाए कि क्या उनको इस चीज से आय हो रही है कि नहीं हो रही है। जमीन का क्राइटेरिया तो रख दिया लेकिन बिना सर्वे करे आपने रख दिया। अब इससे कोई आय तो हो नहीं रही है क्योंकि जो जमीन है वो 5 एकड़ जमीन, क्या पहले देखा आपने कि वो जमीन कोई कृषि योग्य जमीन है कि नहीं है? क्या उस जमीन से उस परिवार को इतनी आय आ पा रही है कि उनका परिवार चल पा रहा है? क्या उस जमीन से कोई ऐसी इनकम हो जिससे उनके बच्चे पढ़ पा रहे हो या उनका कोई साधन बन पा रहा हो या इतने वो संपन्न हो गए हो उतनी जमीन से कि उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लाभ की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज गलत ये दी है कि उन्होंने बिना सर्वे करे जमीन का ये क्राइटेरिया रख दिया है। अब दूसरी चीज इसमें मैं ये बताना चाहूंगा, इन्होंने ये बताया कि क्रीमी लेयर के बारे में, कि ईडब्ल्यूएस के क्रीमी लेयर के बारे में। ईडब्ल्यूएस में पूरे परिवार की इनकम को इंक्लूड करके इनके सिर्फ माता पिता की इनकम को इंक्लूड कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस में पूरे परिवार की इनकम इंक्लूड कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि अब उनकी जो ओबीसी वालों की जो इनकम जो जोड़ी जा रही है वो इनकम सिर्फ माता पिता की जोड़ी जा रही है, लेकिन उनके परिवार में जो और लोग नौकरियां कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई डॉक्टर हो या फिर कोई इंजीनियर हो या फिर कोई कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा हो तो वो इनकम उसमें नहीं जोड़ी है। लेकिन हमारे यहाँ सारी इनकम है वो जोड़ी जा रही है जहां तक मुझे जानकारी है। और इसके बिहाफ पे उन लोगों के मानिए जैसे कोई ओबीसी का व्यक्ति हो जिसके पास बहुत बड़ी कंपनीज हो या बहुत बड़ा कोई ऐसा व्यापार हो तो वो क्या करेगा, जैसे ही उसके घर का कोई बालक 18 साल से उम्र का ज्यादा होगा तो वो सारी प्रॉपर्टीज और सारा बिजनेस उसके नाम कर देगा और वो खुद ईडब्ल्यूएस का लाभ लेगा।
तो सबसे ज्यादा जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और वो ओबीसी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा इसका लाभ ले रही है। अभी हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में अभी मोहन यादव की सरकार ने एक सर्वे करा, उस सर्वे में उन्होंने ये बताया कि हमने 10,000 तैयारी कर रहे हैं वहां पर उनकी, आप रिसेंट की कुछ पोस्ट देखिएगा, वो खुद तैयारी करे कि हम कुछ बड़ा वहां पर कर दे ताकि ये ईडब्ल्यूएस की जो क्रांति है ना ये पूरे देश में फैल जाए। जब पूरे देश से आवाज उठेगी ना तब इन सब चीजों पर होगी। आप बोल रहे कि आप राजनाथ सिंह से भी मिले, योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले, आप समझिए कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो उस पदों पर बैठा हुआ है या पूरी सरकार लेके चल रहा है वो कभी भी आपके फेवर में ना कोई वर्ड बोलेगा ना कोई काम करेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो लोग बैठे हैं वो अलग मानसिकता के लोग हैं। आप बोल रहे हैं कि भैया ओबीसी पीछे है, आप बोल रहे हैं कि एससी एसटी पीछे, या पीछे वाली जो भी कम्युनिटी है बहुत पीछे। आप मेरे को बताओ ना कितने सालों में देश के प्रधानमंत्री किस कास्ट से हैं? मोस्टली हमारे देश में 20 राज्य ऐसे हैं जहां पे पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री आते हैं। हमारे देखिए चीफ जस्टिस सालों से पिछड़े जात से आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है और उसके बावजूद भी पिछड़ा सिर्फ यही जात है। आज हमारे करते करते पहले तो ठाकुर चलो रोड पे आते थे, ब्राह्मण रोड पे आते थे, परशुराम जी की आवाज निकलती थी, ठाकुरों की आवाज निकलती थी, बनिया लोगों की आवाज निकलती थी। आज देखिए आज हमने उनको ये सिखा दिया है कि उन्होंने भी अपनी सेना बना ली है, उन्होंने भी सेना बना ली, वो भी प्रोटेस्ट कर ले। कल दतिया में उन्होंने बागेश्वर बाबा का प्रोटेस्ट कर दिया, पुतला जला दिया। आप समझिए वो लोग तो अपने से ये चीजें सीख गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैन कम्युनिटी की तरह चलना है। जैन कम्युनिटी का हमारा, हम मार सकते हैं मर सकते हैं ये हम लोग जानते हैं, लेकिन आप देखिए वो देश में 1 से 2% है, उनका बोर्ड रजिस्टर्ड है, कितनी शांति से काम करते हैं। वो लोग इतने इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं कि आप अगर वो व्यापारी काम छोड़ के बैठ जाए ना, पीएम को मनाना पड़ेगा कि नहीं भैया आप काम चालू करो, देश की अर्थव्यवस्था इधर उधर जाएगी। हमारा अर्थव्यवस्था में कोई योगदान ही नहीं है, हमारा राजनीति में कोई योगदान नहीं है, हमारा व्यापार में कोई योगदान नहीं है, पॉलिटिकल हमारा कोई योगदान नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि भैया हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस बोले, तो उन पॉलिटिशियंस को हमने थोड़ी बनाया है, उन पॉलिटिशियंस को जनरल कैटेगरी वालों ने थोड़ी बनाया, उनको तो बीजेपी ने बनाया है, उनको तो समाजवादी पार्टी ने बनाया, उनको तो कांग्रेस ने बनाया। वो हमारी भाषा क्यों बोलेंगे? जब हम लोग तैयार करके वहां पे लोग पहुंचाएंगे ना तब वो लोग दमदारी से हमारी आवाज उठाएंगे। हमने उनको वहां नहीं पहुंचाया, तो हमें ऐसे लोग तैयार करना है, इसमें बरसों लगेंगे करना है। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनको आरक्षण तो मिले। और सबसे पहले आप ओबीसी को लेके आप सबसे पहले तो आप एक सर्वे कराओ, और पूरे ऑल ओवर इंडिया सर्वे होना चाहिए, इसकी मांग होनी चाहिए कि आप सर्वे कराओ कि आप देखो कि कौन लोग इसमें लाभ ले रहे हैं, कौन लोग नहीं ले रहे हैं। मैं पेशे से अकाउंटेंट हूं, मैं जब बैठता हूं सीट पर तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं कॉलेज में अकाउंटेंट हूं, फीस भरने आते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। मैं देखता हूं कि ओबीसी कैटेगरी का आदमी आ रहा है, मोटी गले में सोने की चैन पहन रखी है उसने, या फिर दूसरे कास्ट का आदमी चले चैन पहन रखी, 4 व्हीलर से उतर रहा है, ये भैया ये आप चेक लीजिए हमारे स्कॉलरशिप आएगी, पैसा ले लीजिएगा। और वही जनरल कास्ट का आदमी आ रहा है जिसकी चप्पल टूटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, चेहरा उतरा हुआ है, वो 10% ब्याज पर पैसा लेके आ रहा है और अपने बच्चों की फीस भर रहा है। तो जब आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया तो आर्थिक वो सुविधाएं भी तो हमको मिलनी चाहिए ना। तो गवर्नमेंट से अपने को मांग ये करनी है कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण करो, या फिर हमारे ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी सारी विसंगतियां, इन विसंगतियों को दूर करो। 671 जातियां आती हैं, मैं आपको बताऊं 671 जातियां आती है ईडब्ल्यूएस के अंदर, लेकिन कितनी मुश्किल से 4 से 5 जातियां अवेयर है इसको लेकर। हमें सबसे पहले जो घर का वरिष्ठ है ना, किसी भी घर का वरिष्ठ हो, उस वरिष्ठ को समझाने की जरूरत है कि आप इन चीजों को समझो। अगर वो वरिष्ठ उस चीज को समझ गया, और लेकिन भले वो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेने के योग्य नहीं है तो भी वो अपना साथ देगा, और वो एक साथ घर के 5 परिवारों को समझा सकेगा। और एक साथ जब 5 सोशल मीडिया पर चीजें चलेंगी ना तो एक दिन ये 5 करोड़ तक जाएंगी। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग तो सपोर्ट करते रहिए, हम लोग हमारे हिसाब से करेंगे। हम लोगों को जो भीड़ है, ये भीड़ आप बोल रहे थे कि पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, ये लोग नहीं आएंगे, मुझे उन लोगों से उम्मीद भी नहीं है कि वो लोग आएंगे। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आते हैं, मुझे उन लोगों से उम्मीद भी नहीं है। हमारे पास जो अपना बल है, इस बल के तहत, इस बल को हम बढ़ा रहे हैं, इस बल के तहत अगर हम मध्य प्रदेश में कुछ फायदा करा पाए तो फिर उसको उस हिसाब से निपटा जाएगा। बताएं एडमिन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आप अपनी बात बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखे। तो आपकी बात में से 2-3 बातें मैं निकाल के कहूंगा। जैसे आपने जैन समाज का उल्लेख किया, तो हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़े होंगे जिनको ये बात पता नहीं होगा कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के अंतर्गत खाली हिंदुओं को आरक्षण नहीं मिलता है, हिंदुओं में जो अपर कास्ट आती है उनको आरक्षण नहीं मिलता है। सच्चर कमेटी थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो मतलब अन्य माइनॉरिटी में आने वाला समाज है, जैसे कि अभी इन्होंने जैन समाज का जिक्र किया, तो जैन समाज में 97% लोग ईडब्ल्यूएस मतलब अपर कास्ट के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा आप अगर सिख धर्म की बात करेंगे तो उसमें 45% ऐसे लोग हैं जो अपर कास्ट के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा ईसाई धर्म में 33% है और मुस्लिम वर्ग में 60% के लगभग लोग हैं।
तो आप अभी देखे होंगे कि बीच में अभी बहुत सारे हिंदूवादी हैंडलों ने ये बात को उल्लेख किया था कि मोदी सरकार में सबसे ज्यादा अगर आईएएस बने हैं और ये बने हैं तो वो मुस्लिम समाज से बने हो। तो उसमें भी आप उसको उस डाटा को और बारीकी से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया के तहत भी बहुत सारा मुस्लिम समाज का चयन हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर किसी अल्पसंख्यक समाज में चयन हुआ है तो जैन समाज का हुआ है। तो हम ठाकुर अजीत सिंह जी से एक विनम्र निवेदन करेंगे कि आप अधिकतर हमारी करनी सेना जितनी भी हैं वो मुद्दे को हाईलाइट करती हैं तो वो विशेषकर दो ही समाज का नाम लेती हैं, एक ब्राह्मण समाज का लेती हैं और एक क्षत्रिय समाज का लेती हैं, और ज्यादा लेंगे तो बनिया समाज का। इसमें आप जिक्र करिए तो कायस्थ समाज का भी करिए क्योंकि वे भी अच्छे पदों पे हैं और वे भी मांग के लिए हमारे साथ कार्यरत रहते हैं। उसके अलावा इसमें आप जो भी, क्योंकि कोई भी सरकार आपको अल्पसंख्यक जो समाज है उसमें जो अपर कास्ट में आ रहे हैं उनको हटा नहीं पाएगी क्योंकि वो भी एक मतलब कलेक्टिव वोट बैंक रखते हैं। तो आप उनको भी इंक्लूड करिए, इंक्लूसिव अपना बिहेवियर रखिए, उनकी भी मांग रखिए। उससे ना सिर्फ आपको आर्थिक रूप से आपकी टीम को मजबूती मिलेगी और आपको संख्या बल भी मिलेगा क्योंकि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का मामला है, जहां पे भीड़ रहेगी और वो रहेगी तो चीजें अच्छी हो पाएगी। और एक और बात आपने उल्लेखित की थी कि जैसे कि 671 जातियां आती हैं श्रवण समाज में, तो अभी आप मोहन यादव जी का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि उनके स्वभाव के अनुसार वो कभी भी ये हमें ईडब्ल्यूएस वाली क्रांति में बहुत ही मुश्किल है कि हमें हमारा हक दें, मगर आप लड़ रहे हैं और बाकी और भी संगठन लड़ रहे हैं तो आप वो तो बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। मगर जब आप उनको टारगेट करते करते ओबीसी समाज को टारगेट कर रहे हैं तो एक चीज आप विशेषकर ध्यान रखिए कि आप क्या कर रहे हैं कि उनके संख्या बल को आप बहुत मजबूत कर दे रहे हैं। इन्होंने भाजपा ने इनके चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा था मोहन यादव के, ये एक तरीके से कह लीजिए ये बात के फिगर थे, इनको बना दिया गया क्योंकि इनकी जाति तुलनात्मक रूप से वहां पे उतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि ये देख रहे थे कि इतने साल के शासन के कारण शिवराज सिंह चौहान जी के, जो खुद भी ओबीसी समाज से आते हैं, किरार कुर्मी समाज से हैं, तो उनकी जाति एक स्ट्रांग होल्ड रख रही है। तो उनको एक बैलेंस करने के लिए इन्होंने एक इक्वेशन बनाया था। आप जिस प्रकार कह रहे थे कि श्रवण समाज में 671 जातियां आती हैं, उसी प्रकार आप ओबीसी समाज को भी स्टडी करेंगे तो उसमें लगभग 2500 से ऊपर जातियां हैं, मगर आप गिन के उंगलियों पे 5 से 10 जातियां गिना देंगे जो ओबीसी समाज का पूरा हक चाट जा रही है। मगर जब हम टारगेट कर रहे हैं तो हम ओबीसी समाज को पूरे को ले रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि वो कलेक्टिव हमारे खिलाफ हो जा रही है। हम व्यक्ति विशेष में कहें कि हमें इसका आकलन करना चाहिए, सर्वप्रथम तो हमें जातिगत जनगणना का हर प्रदेशों